Namaskar viewers. Welcome to my YouTube channel, Wellness with Dr. Deeptimala Agrawal, Intensivist. It's a privilege and honor for me to have with us today Dr. Manshi Ray, consultant pathologist working in the city of Agra at Dr. Lahiri's Pathology Center since more than 2 decades. Ma'am did her MBBS from SNMC Agra and MD in pathology from PGI Chandigarh. She has done her DNB in pathology too. Then she worked as senior resident in Safdarjung Hospital and All India Institute of Medical Sciences. And henceforth, she has been giving her services in the city. She is a highly qualified, experienced pathologist, a good human being, soft and gentle by nature, a creative mind, and a plant lover. Welcome, Dr. Manshi. Thank you, Dr. Deepti, for your kind words. It's an honor for me to be part of your program. And I think it's a very important thing that to make the people aware what actually a pathologist does, because most of the time the people think that it's only the machines which work, and the pathologists are the only ones who sign the report. They don't have a role actually in running the lab or giving the report. So I think through your program we'll be able to educate the people. जी यही कोशिश है, बिल्कुल we'll try that. It's the same as जैसे I'm an intensivist, so sometimes people ask me कि सब काम तो मशीन करते हैं, आप लोग क्या करते हैं ICU में? So it's something very similar. So इसमें मैं जी, तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी कि आप ये बताइए दर्शकों को कि पैथोलॉजी क्या है और उसका क्या महत्व है? देखिए, पैथोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्पेशलिटी है, मेडिकल स्पेशलिटी, जिसको हिंदी में विकृति विज्ञान बोलते हैं। विकृति होती है जो भी आपकी सामान्य संरचना होती है या स्ट्रक्चर होता है, और जो सामान्य आपकी कार्यशैली या फंक्शन होता है, उससे जब भी कोई डेविएशन होता है तो वो डिजीज हो जाता है, वही एबनॉर्मेलिटी होती है, वही विकृति होती है। तो बेसिकली पैथोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ डिजीजेस, how they are caused, the process and their diagnosis. तो जैसे विकृति किसी भी तरह की हो सकती है, आपके किसी फंक्शन में, जैसे आपके किडनी के फंक्शन में या आपके लिवर के फंक्शन में या किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में हो सकती है। उसकी संरचना या उसके मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट आ सकता है, जैसे कि हमारे ट्यूमर्स जब होते हैं तब हो सकता है, या कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हो सकता है। तो इन सब चीजों को की जो डायग्नोसिस होती है वो एक पैथोलॉजिस्ट करता है। और पैथोलॉजी जो है इन सब की, ये डिजीज क्यों हुई, ये जो परेशानी हुई, आपकी जो भी बीमारी हुई वो क्यों हुई, किस कारण से हुई, और उसको उसका जो डायग्नोसिस है उसको वहां तक पहुंचता है, और वो गाइड करता है क्लिनिशियन को कि उसका क्योर कैसे किया जा सकता है या आगे उसको क्या करना है। जी, पैथोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी क्लिनिशियन को अपना डायग्नोसिस बनाने में और उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट इनिशिएट करने में। एक लोगों में ये धारणा है कि जब सारे टेस्ट मशीन ही करती है तो पैथोलॉजिस्ट की क्या भूमिका है उसमें? देखिए, आपने जैसे बताया कि सारे काम मशीन करती है, ऐसा नहीं है। एक पैथोलॉजी जो स्पेशलिटी, जैसे मैंने बताया, एक बहुत वाइड स्पेशलिटी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक पार्ट होता है जो क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, और इसमें होता है जो आपके ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, स्पेशली केमिकल्स जो होते हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीजें जो है पहले हाथ से ये सारे टेस्ट लगाए जाते थे, पर अब इनको मशीन्स करती हैं। पर इन मशीन्स में भी कभी कभी खामियां आती हैं, तो इन पे भी निगरानी रखनी पड़ती है कि कोई गलती, अगर गलत रिपोर्ट अगर आ सकती है, डेविएशंस आ सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं, तो उन पे निगरानी रखनी पड़ती है, वो एक पैथोलॉजिस्ट करता है। दूसरी चीज है, इनका क्वालिटी कंट्रोल भी करके रखना पड़ता है। और इसके अलावा ये तो एक पार्ट है जिसको हम क्लिनिकल पैथोलॉजी बोलते हैं, जिसमें मशीन की एक अहम भूमिका होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है। इसके अलावा
एक होता है हेमेटोलॉजी, जो कि होता है ब्लड के टेस्ट होते हैं, जो जिसमें सीबीसी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्राम, जीबीपी ये सब आता है, बोन मैरो आता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी मशीन का एक काम होता है कि वो एक रिपोर्ट बनाती है जब आप सैंपल उसमें रन करते हैं, पर वो एक उसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो सेल्स को आइडेंटिफाई करती है खाली उसके साइज के ऊपर और उसके ग्रैन्युलैरिटी के ऊपर, या उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, पर वो एक्चुअली नहीं आइडेंटिफाई कर सकती जो आप अपनी आंख से कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। जैसे कई बार जो कैंसर की सेल्स हैं, जो ब्लास्ट सेल्स जिनको हम बोलते हैं, उनको वो एक नॉर्मल लिम्फोसाइट में ही काउंट कर देगी। पर अगर आपने स्लाइड अपनी आंखों से नहीं देखी है और खाली मशीन की रिपोर्ट आप मरीज को दे देंगे, तो वो मरीज को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी। तो एक इस जगह पे एक पैथोलॉजिस्ट की बहुत अहम भूमिका है कि मशीन के साथ में उसको स्लाइड भी अपनी आंख से देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह है एक हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें हम जो टिश्यू होते हैं या बायोप्सी होती है या जो ऑपरेशन करके सर्जिकल स्पेसिमेंस होते हैं, उनका पहले ग्रॉस करते हैं। उसमें भी एक पैथोलॉजिस्ट देखता है कि कहाँ से सेक्शन लेना जरूरी है, उसकी मार्जिन क्या है, वहां से सेक्शन लेना जरूरी है। ये सब लेने के बाद जब टिश्यू प्रोसेस होने के बाद स्लाइड बनती है, उसको भी एक पैथोलॉजिस्ट को ही देखना पड़ता है, कोई मशीन नहीं देखती है। तो आपकी जितने भी कैंसर की डायग्नोसिस होती है, वो सब एक ह्यूमन काम है, ना कि कोई मशीन का काम है। तो इसमें एक पैथोलॉजिस्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब तक नहीं वो डायग्नोस करेगा तब तक आगे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपका आजकल एफएनएसी और साइटोलॉजी, जो पैप्समियर या आपके डिफरेंट फ्लूइड्स निकाले जाते हैं, जैसे छाती में भर जाता है तो प्लूरल फ्लूइड, या पेट में से निकलता है एसाइटिक फ्लूइड। तो इनमें भी एक पार्ट होता है जो बायोकेमिकल होता है, जो मशीन में रन किया जाता है, और एक पार्ट होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं जानने की कि ये कैंसर की वजह से है, या और कोई इन्फ्लेमेटरी या सूजन की वजह से है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं पैथोलॉजी के, सब कुछ मशीन से नहीं होता है। मशीन से एड होता है, हेल्प होती है, पर सब कुछ मशीन से डायग्नोसिस नहीं होती है। आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। आई होप दर्शकों को, सुनने वालों को इस चीज से ये चीज समझ आया होगा कि जो मशीन है वो किसी भी चीज में, कोई भी ब्रांच हो, उसमें केवल हमें हेल्प करती है, और जो हाँ, मदद बेसिक करती है, एड मदद करती है। करती है, और जो बेसिक रिपोर्टिंग है वो तो एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। जैसे आपने ब्लड सैंपल का बताया, उसका डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं, और मेरा एक पर्सनल अनुभव भी रहा है। बहुत साल पहले मेरे अपने बेटे की प्लेटलेट्स बहुत कम आई थी, 10,000। तो मैंने डॉक्टर मानसी जी से ही उसकी रिपोर्टिंग कराई थी। हमें कॉज नहीं मालूम था, पर क्योंकि इन्होंने आंखों से देखी थी, तो देखने से जो प्लेटलेट से पहले एक चीज होती है मेगाकैरियोसाइट्स, उनका साइज इन्होंने बताया कि वो बड़ा है, तो उससे मन में ये तसल्ली हो गई कि ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो ये क्लिनिकल और पेशेंट्स के लिए भी ये जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हमें पैथोलॉजिस्ट से मिलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जहां इन्होंने कैंसर की बात की, उसमें तो किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ एक अच्छे क्वालिफाइड अनुभवी पैथोलॉजिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तभी एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनकर एक प्रॉपर आगे ट्रीटमेंट इनिशिएट हो पाता है। अब मैं एक सिंपल बात, जब खून के सैंपल के लिए पेशेंट जाता है, तो बहुत पेशेंट्स को ये वहम क्या डर होता है कि कहते हैं बहुत सारा खून निकाल लिया हमारा, जी। है ना, आप बार बार खून की जांच करते हैं तो उसी से हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो इस पर आप जी, थोड़ा सा इस मिथ को ब्रेक करिए। देखिए यूजुअली कितना खून लिया जाता है वो निर्भर करता है कि कितनी जांचें हैं और किस तरह की जांचें हैं। ठीक है, पर आमतौर से 2 से 5 ml से ज्यादा नहीं लिया जाता है। पर इसमें भी क्या होता है कि जैसे आपका वेस्टर्ग्रीन ईएसआर होता है, उसमें अगर किसी का वो दिया है तो उसका खून थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। और या फिर आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, आपका सीबीसी भी है, और भी आपका G6PD भी है, बहुत सारी जांचें हैं, तो आपका
उसके अनुपात पे ज्यादा खून लेना पड़ेगा, पर कभी भी ये 10 ml से ज्यादा नहीं होता है। और हमारे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर मतलब 5000 ml खून है, उसमें से अगर हम 10 ml निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे शरीर में बहुत कैपेसिटी होती है उसको वापस रीजनरेट करने की या कंपनसेट करने की। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए लोगों को कि उसी खून निकाल निकाल के किसी का एनीमिया हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत कम मात्रा है, जितना आपके शरीर में खून है उसकी अपेक्षा में वो बहुत कम मात्रा है। और कोई खून वेस्ट नहीं किया जाता है, जितने कम से कम जरूरत होती है उतना ही लिया जाता है। पर ये भी है कि कई बार टेस्ट रिपीट भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लिया जाता है, जिससे आपको दोबारा प्रिक नहीं किया जाए। तो इसमें तो जो पेशेंट जा रहा है उसको इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा कि जितना खून लिया जा रहा है उससे उसी की ब्लड रिपोर्ट बन रही है और जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से ही ब्लड लिया जाएगा। आपने ब्लड वॉल्यूम के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई, तो इससे मुझे ध्यान आया कि पीछे एक व्यूअर ने ब्लड डोनेशन के लिए भी कहा, एक जागरूक वीडियो बनाने को कहा है। आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। अच्छा, कोई पेशेंट जब शुगर की जांच कराने आता है तो उसको क्या सावधानी बरतनी होती है? देखिए, शुगर की आमतौर पे दो तरह की जांचें होती हैं जो कॉमनली होती हैं। एक फास्टिंग सैंपल होता है और एक पोस्टपेरेंडियल या पीपी सैंपल होता है। तो फास्टिंग सैंपल होता है जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, मतलब आप फीकी चाय पी सकते हैं और पानी पी सकते हैं, पर कोई भी चीज में जिसमें शुगर है ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है। खाली पेट ही आपको लैब में पहुंचना होता है और अपना सैंपल देना होता है। ठीक है। और दूसरा जो पोस्टपेरेंडियल है उसमें खाना खाने के 2 घंटे बाद देना है। उसमें यह है कि आपको 15 मिनट पहले ही आप लैब में पहुंच जाए, या अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो उसको 15 मिनट पहले का ही दें, जिससे कि समय से सैंपल लिया जा सके। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक आमतौर पे जब हम खाना खाते हैं तो इनिशियली जब खाना अब्जॉर्ब होता है तो धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे तक वो बढ़े हुए रहते हैं, फिर धीरे धीरे वापस 2 घंटे पे आते हैं। तो अगर हम इस समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी रिपोर्ट सही नहीं आए, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज है कि अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो वो दवाई जैसे खाते हैं वैसे ही खानी है। और ये नहीं जैसे करना है कि जिस दिन हम सैंपल दे रहे हैं उस दिन हम उसको बंद कर दें, नहीं लें, या ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि उस ये दिन हम स्पेशली दवाई बिना लिए जी, खाएं। थायराइड पेशेंट्स को ये बहुत कंफ्यूजन होता है, हाँ, जो ऐसे हाइपोथायराइड थायराइड हैं। के पेशेंट्स को भी कि जो दवाई आप ले रहे हैं उसको वैसे ही लेना है जैसे ले रहे थे। बस आपका खाने का समय या आपको खाली पेट लेना है करना है तो वो समय आपको ध्यान रखना है। पर बाकी आपको दवाई में कोई चेंज नहीं करना होता है, आपके रूटीन में कोई चेंज नहीं करना होता है। कुछ डायबिटिक्स होते हैं वो एक दिन पहले से खाना कम कर देते हैं जिससे कि रिपोर्ट सही आए, पर ये सही नहीं है। हमारे को डायबिटिक पेशेंट को ये जानना जरूरी है कि जो शुगर लेवल्स होते हैं वो आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइज और आपकी डाइट, इन तीनों के संतुलन से पता चलता है। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना होता है जब टेस्ट करना होता है। आपका जैसे दिनचर्या चल रही होती है, जैसे दवाई चल रही होती है, जो डाइट ले रहे होते हैं वैसे ही लेके टेस्ट कराना होता है। उसी से आपकी सही डोज का चेंज करना होगा अगर करना होगा, और अगर वैसे ही चलनी होगी तो वैसे ही। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो कि कुछ दिन एक दिन पहले डाइट कम कर लेते हैं, है ना? हाँ, जैसे ये हमारे कहते घर हैं। में भी ऐसे होता है। हमारे जी फादर इन लॉ है, वो डायबिटिक है, तो वो एक दिन पहले से खाना कम करना, रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हम पेशेंट्स भी ऐसे ही करते हैं। जी जी, तो हम पेशेंट से कहते हैं, जैसे डॉक्टर से कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। जैसे हम जी, एज एनेस्थेटिस्ट भी जब पीएससी करते हैं तो HbA1c करा लेते हैं, और उस दिन की शुगर तो उसकी सही आती है, अब वो क्या करके रिपोर्ट सही आई है। और जब HbA1c हमारे पास 8 या 10 होता है तो हम देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं चल रही है पिछले 3-6 महीने से। तो वो हमारी शक्ल देखता है, तो हम उसको हंस के कहते हैं कि कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। जी, अच्छा जी, लिपिड्स की जांच कराने के लिए, क्योंकि सीरम लिपिड कराने का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है, विदाउट जी। एनी डॉक्टर एडवाइस, मतलब हर कोई कराता है। इसे कराने से पहले खाली पेट रहना क्यों जरूरी है? देखिए, इससे लिपिड प्रोफाइल से पहले 10 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग जरूरी होता है। ये लोग समझते नहीं है।
और जैसे सुबह चाय या बिस्किट लेके आ जाते हैं और उनके लिपिड्स तब बढ़े हुए आते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने शुगर का बताया कि धीरे धीरे आपका शुगर लेवल बढ़ता है, वैसे ही जब फैट्स अब्सॉर्ब होते हैं तो फैट का लेवल भी बढ़ता है। तो उसमें स्पेशली आपके एलडीएल, वीएलडीएल और आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो बढ़े हुए आएंगे अगर आपका टाइम से फास्टिंग नहीं किया, 10 to 12 आवर्स फास्टिंग नहीं किया। जी जी। अच्छा, कुछ लोगों को ये रहता है कि रिपोर्ट जल्दी क्यों नहीं मिल रही है, जैसे सैंपल दिया और वो चाहते हैं तुरंत मिल जाए, तो उन्हें ये पता होना जरूरी है कि रिपोर्ट आने में समय लगता है। आप इस बारे में जरा बताइए। रिपोर्ट का देखिए ऐसा होता है कि रिपोर्ट, जैसे आपने ब्लड सैंपल दिया तो ब्लड सैंपल से पहले जैसे सीरम सेपरेट करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। स्पेशली जब सर्दियां होती हैं उसमें थोड़ा और समय लगता है। उसके बाद उसको रन किया जाता है। तो मशीन्स में भी जैसे आपका हम लोग जैसे बैचेस में रन करते हैं कि इतने बजे तक आ गया तो उसको रन करते हैं, फिर रन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका तुरंत ही सारी चीजें एक संग होने लगती हैं, उसमें समय लगता है, मशीन अपना समय लगाती है। प्लस फिर क्या होता है कि आपके जैसे बहुत सारे टेस्ट हैं, कुछ एक मशीन में रन हो रहे हैं, कुछ दूसरी मशीन में रन हो रहे हैं, तो उनका अलग अलग समय लगता है। तीसरी चीज है कि जैसे आपका ब्लड सैंपल है हेमेटोलॉजी का, स्लाइड बन गई, पर आपका जब हम आंख से देखते हैं तो हमें कोई परेशानी लग रही है, हम हो सकता है उसको दोबारा स्टेन कराएं, दोबारा रन करें। तो इन सब चीजों में समय लगता है। हर चीज में जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए, और जो समय लग रहा है वो आपकी ही भलाई के लिए लग रहा है, आपके लिए आपका ही काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको लेके रिपोर्ट बन जाती है और उसको लेके बैठा रहता है। अब जैसे बायोप्सी होती है उसके प्रोसेसिंग में ही मिनिमम 3 days लगते हैं, जब तक स्लाइड तैयार होती है उसके बाद देखी जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें कोऑपरेट करें और जितना आपको समय बताया जा रहा है उतना वेट करें। कोई भी अननेसेसरी डिले नहीं चाहता है। तो ये चीज़ बिल्कुल पेशेंट्स को बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है। और मैंने भी इतने साल में अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर कोई भी रिपोर्ट आउटसाइड रेंज आ रही है तो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट रिलीज करने से पहले फ़ोन करके क्लिनिशियन को बता भी देते हैं, पहले क्लियर भी करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल हिस्ट्री और बहुत चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ता है। अब एक चीज लोगों के मन में जो रहती है, लैब रिपोर्ट्स में अंतर क्यों आता है? खास जी, तौर पे हर साल हम डेंगू सीजन में देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को लेके बहुत हाई हाई होती है। और तो इस मिथ को आप ब्रेक करिए, और एक ही पेशेंट अपनी 4 लैब से प्लेटलेट्स कराता है और चारों रिपोर्ट उसकी थोड़ी थोड़ी तो अलग आएंगी ही, टेक्निकल बिल्कुल। रीजंस हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए ऐसा होता है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि जब मशीन में हम रन करके रिपोर्ट दे देते हैं वो हर समय एक्यूरेट नहीं होती है। बहुत समय हमें आंख से भी देखना पड़ता है, मैनुअल उसको चेक करना पड़ता है, स्पेशली प्लेटलेट्स की बात जब करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे अपने लैब में हम लोग 1 लाख से नीचे जितनी प्लेटलेट्स होते हैं उनको मैनुअली भी चेक करते हैं। उसके कारण है, एक तो होता है जैसे मैंने बताया था कि जो मशीन है वो खाली साइज के हिसाब से काउंट करती है। तो कभी कभी जैसे बहुत सीवियर एनीमिया होता है तो आरबीसी भी छोटे हो जाते हैं, उनको भी वो प्लेटलेट्स की तरह काउंट कर देगी और वो ज्यादा हायर रीडिंग दे देगी। ऐसे ही कई बार जैसे डॉक्टर दीप्ति ने अभी शेयर किया था कि प्लेटलेट्स बड़े साइज के भी रिलीज होते हैं कुछ केसेस में, जब बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं जल्दी जल्दी, उस समय जाइंट प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं। तो वो जाइंट प्लेटलेट्स फिर से प्लेटलेट के साइज के रेंज के बाहर हो जाते हैं, उनको वो नहीं काउंट करती मशीन, तो वो कम रीडिंग देगी। और कई बार छोटे छोटे क्लम्प्स बन जाते हैं, उससे भी एक एरर आता है कि वो प्लेटलेट काउंट कम देती है मशीन। तो इन सब का सोल्यूशन यही है कि वो आंख से एक बार मैनुअली चेक किया जाए अंडर द माइक्रोस्कोप, और तब रिपोर्ट दी जाए कि प्लेटलेट काउंट कितना है। और थोड़ा वेरिएशन इसलिए भी होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लेटलेट्स को जितने डाइल्यूशन में हम देखते हैं तो एक प्लेटलेट ऑलमोस्ट 10,000 प्लेटलेट्स के बराबर का होता है अगर हम मैनुअली काउंट करते हैं, इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 4 होता है।
तो अगर हम एक भी प्लेटलेट को इधर से उधर कर दें, ध्यान से नहीं देखें, तो उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वेरिएशन की, बट एक practice of seeing it visually and checking it manually is important, especially for platelets. बाकी जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है वो मशीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, किट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एरर होता है कि कलेक्शन के बाद, जैसे आपका सैंपल रखा हुआ है, जैसे आपका सैंपल सुबह किसी टेक्नीशियन ने कलेक्ट किया है और वो गर्मी के दिन में बाहर रखा हुआ है और 4 घंटे बाद वो लैब पहुंचता है और फिर उसका ब्लड शुगर टेस्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत लो लेवल्स आएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि सैंपल सही समय पे सही जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं, तो ठंडे में रखा गया है कि नहीं। और कई बार पेशेंट का सैंपल निकाल के हॉस्पिटल में भी पड़ा हुआ रहता है बहुत टाइम तक और वो पहुंचता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों ने अभी जब कोविड हो रहा था उस समय बहुत सारे डी डायमर कराए जा रहे थे एंड बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा था उनमें। बट उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सैंपल में जितना डिले हो रहा था वो उतना ज्यादा वैल्यूज दे रहे थे। बट उस समय इतना केओस था ऑब्वियसली कि किसी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एंड लाइक बस टेस्ट हो जाना चाहिए किसी तरह ये हो रहा था। बट ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पीपल इग्नोर करते हैं कि बस हमने सैंपल दे दिया बस काम खत्म। बट ऐसा नहीं है, वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हुआ है कि नहीं, स्टोर हुआ है कि नहीं, और सही टेम्परेचर पे एंड टेस्ट लगाने में कितना टाइम इंटरवल है, ये सब चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम एक अच्छी लैब से और क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट से कराते हैं तो जो ये एरर्स हैं ये मिनिमाइज हो जाएंगे। और मैं समझती हूँ इस वीडियो से नो योर पैथोलॉजिस्ट के माध्यम से लोगों को कुछ जागरूकता ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जिस डॉक्टर पर, जिस स्पेशलिस्ट पर विश्वास हो उसके पास जाइए, उसी से अपना इलाज कराइए। क्योंकि कहते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये मैंने अपने अनुभव से देखा है। सीरियस से सीरियस पेशेंट्स जिसकी फैमिली ने टोटल फेथ दिखाया है, उसमें मिरेकुलस रिकवरीज हुई हैं जिनमें हमें भी बहुत होप नहीं थी। और बहुत पेशेंट्स, अपना अपना नेचर है, बहुत लोग ग्रेटफुल मोड में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर बात पे डाउट करना, हर बात पे शक करना। तो ये अपना अपना नेचर है, पर विश्वास करिए और उसी डॉक्टर के पास जाइए। और इसके साथ मैं सब सुनने वालों को कहूँगी कि आप इसे सुनने के बाद इसमें कमेंट ज़रूर डालिए। कोई भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें मैं आंसर करूँगी, और नहीं कर पाऊँगी तो हमारी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मानसी की हेल्प लूँगी और आपकी क्वेरीज को आंसर करूँगी। और इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।